नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस में आपका क्या है कि जैसा कि अभी जो बिहार आपके डीएलएड का कुछ आपके एग्जाम कंडक्ट हुआ है, आपका 2 दिन आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है 1 और 2 अप्रैल को। तो यहाँ पर फिर से अगर आप गौर करेंगे तो क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर का आपका जो है रिपीट हो रहा है। आप सभी लोग एक बार देख लेना कि प्रीवियस पेपर जो आपके क्वेश्चंस आपका पूछा गया है इसका देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। और मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होने के कारण से क्या है कि प्रीवियस ईयर मैंने आपको कल भी कहा था कि जो प्रीवियस ईयर है इसको एक बार अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है देख लेना अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हुबहू क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपका रिपीट हो रहा है। तो देखिए प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है आपको ऑलरेडी आपको रिवीजन के तौर पर आपको करा दिया था। और ऑलरेडी आप देखेंगे तो प्रीवियस पेपर जितने भी आपका बिहार डीएलएड के अंतर्गत आपका कंडक्ट हुआ था इसका मैंने कंप्लीटली आपको एनालिसिस भी दिया था और कंप्लीट इसका जो है नोट्स भी इसका जो है मैंने डाला हुआ था, जो कि आपके क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट हुआ था। और यही कारण है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो नोट्स से आपके देखने को मिला था। तो आज के इस क्लास में जो हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे गिने चुने, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपोर्टेंट होगा। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। और फिर से मैं आपको ना जो है आपको मैं बता दूं कि अगर टाइम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जिसका कि सेकंड और थर्ड फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट होना है, तो आप सभी लोग प्रीवियस पेपर को एक बार जो है अच्छे तरीके से आप लोग देख करके जाएं। और देखिए प्रीवियस पेपर का क्या है कि यूनिक पब्लिकेशन का जो आपका बुक है प्लस आपका जो अभी रिसेंटली आपका एक स्पार्क पब्लिकेशन आपका लॉन्च हुआ है, इसका कंप्लीट देखिए आपका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें क्या है कि जितने भी आपका रीजनिंग दिया गया है, मैथमेटिक्स दिया गया है, इसको कंप्लीट आपको बनाना है, ग्रुप में आपका डाल दिया गया है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इसमें जितना भी आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स दिया गया इसको कंप्लीट आप लोग बनाइए। इसके अलावा इसका जीएस और प्लस आपका जो हिंदी का जो आपको क्वेश्चंस दिया गया है इसमें मैं जो है यहाँ पर क्या करूँगा कि इसका सिलेक्ट करके जो भी आपके क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होंगी, जो टू द पैटर्न आपका रिपीट किया गया है क्वेश्चन, इसको अलग से आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो पाए और कम समय में जो है बेहतर आप परफॉर्मेंस कर पाए और निश्चित रूप से आपके गवर्नमेंट कॉलेज आपको प्रिपेयर किया जाए। और देखिए मैथ और रीजनिंग को आपको निश्चित रूप से आपको छोड़ना नहीं है, आप सभी लोगों को जो है बनाना है। क्लियर है सारी चीज़ें आपका। तो आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न हमारा देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए बल का एसआई मात्रक आपका होता है न्यूटन। ध्यान रखेंगे क्या होता है न्यूटन। इसी न्यूटन को आपको लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकेंड आपका स्क्वायर लिखा जाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारा क्लास आपको डाला गया है, जरूर आप सभी लोग देखिए। और बाकी जो नोट्स आपका ग्रुप आपका बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल चल रहा है, आप सभी लोग जिसका कि सेकंड फेज में एग्जाम है 7050513705 पर आपको एसएमएस या कॉल करके आपको जो है ग्रुप से आपको ऐड हो जाना है। ग्रुप से आप ऐड हो जाएंगे तो उसमें क्या है कि कंप्लीट आपका नोट्स प्रीवियस पेपर जो भी डाला गया है इसको अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर पाएंगे। और प्लस जो बुक आपका डाला गया रीजनिंग और प्लस आपका मैथमेटिक्स का, इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग क्लियर करके ही एग्जाम हॉल में जाए, निश्चित रूप से यहाँ से आपकी जो है सफलता हाथ लगेगी। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसे अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे न्यूटन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑथेंटिक हमारा आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन, क्योंकि ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में दिया गया है, तो बी फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि डायनेमो में देखिए इसके पहले जो आपका छूटा हुआ है, जैसे कि 86 मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है, इसके पहले का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि डायनेमो में, तो बताइए कि डायनेमो में आपका क्या होता है। देखिए डायनेमो को हम लोग जनित्र भी कहते हैं। डायनेमो देखिए क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को जो कि आपके जो है जनरेटर में लगा रहता है, ये देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम मोटर की बात करेंगे तो मोटर देखिए जस्ट इसका उल्टा होता है, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। देखिए किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए जीवित जीवाश्म के अंतर्गत जो वर्गीकृत किया गया फ्रेंड्स आपका, ये आपके साइकस को किया गया है। ये सभी क्वेश्चंस आपका रिपीटेड आपका है, तो ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो ये साइकस को किया गया। और देखिए आपका जो सेकेंड और आपका जो थर्ड फेज आपका कंडक्ट होना है, इसमें क्वेश्चंस का लेवल आपको देखने को मिलेगा कुछ आपका अच्छा खासा। तो इसके पहले जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है इसमें क्वेश्चन का लेवल अभी तक तो आपका जो है ज़्यादातर आपका फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिला है। बाकी आप सभी लोग जो है बेहतर तरीके से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि सीबीटी मोड में जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है आगे आपका लेवल आपका अपग्रेड होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति बताना है, दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर कहा जा रहा है कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए फिलामेंट का चर्चा किया गया है, तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि जो हमारे बल्ब का फिलामेंट बना रहता है ये टंगस्टन का बना होता है। बल्ब के अंतर्गत आपका जो है नाइट्रोजन या फिर आपका आर्गन गैस जो है आपका भरा जाता है। तो ये आप देखेंगे तो फिलामेंट से आपका अभिक्रिया आपका नहीं करता है। और देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्रतिरोध का चर्चा किया गया है, तो प्रतिरोध कैसा है, मात्रक ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता की बात कर ले हम तो यहाँ पर आपका ओम मीटर होता है। इतनी चीज़ों को यहाँ से क्लियर रखिए। अब देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रतिरोध क्या होगा। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है V बराबर आपका IR होता है, जिसमें कि विभवांतर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है, और हमें पूछा जा रहा है प्रतिरोध, जिसमें कि एम्पियर यानी कि I आपको दिया गया है 2, तो 2 रखिए। अब हमें पूछा जा रहा है प्रतिरोध, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 110 बार में कट जाएगा, तो R बराबर आपका कितना हो जाएगा 110। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, बी साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी आपका पूछा जा रहा है, तो सारा कुछ आप क्लियर करके रखिए जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। देखिए नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट भी लेना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका हुबहू जो है प्रीवियस ईयर से आपका पूछा गया है, जो कि आपका 1 अप्रैल को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, आपका फर्स्ट शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका यूरेनियम का किया जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर एक बार अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है रिपीट आपका किया जा रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है, तो यूरेनियम का किया जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का किया जाता है, जिसका कि सूत्र की बात करेंगे तो D2O आपका होता है, जिसका परमाणु द्रव्यमान आपका 20 होता है। और देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो यूरेनियम आपका प्रयोग होता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। कन्फ्यूजन यहाँ पर आपका क्रिएट होता है क्योंकि इसमें और भी ऑप्शन दिया रहता है, 238 दिया रहता है, 240 दिया रहता है, 48 दिया रहता है। तो ध्यान रखेंगे यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। वही बात करेंगे हम लोग कि कैडमियम छड़ का जो प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल, अवतल, बलियाकार, इनमें से कोई नहीं। मानव नेत्र में पाए जाने वाले जो फ्रेंड्स आपका नेत्र का जो लेंस का जो टाइप होता है ये आपका उत्तल लेंस का होता है। ध्यान रखेंगे मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब जो है किस प्रकार का होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। और मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ये आपके रेटिना पर बनते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भूकंप के दौरान मुख्य प्रतिघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, ये आपको बार बताना है। किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न को समझिए कि भूकंप के दौरान मुख्य प्रतिघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा निम्न आवृत्ति की अपसरबी ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। साथियों बात करेंगे कि भूकंप की तीव्रता को किस पर मापा जाता है, तो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। जबकि भूकंप की तीव्रता को जो दर्शाया जाता है इसको सेस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है। भूकंप को टोटल 4 जोन में बांटा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है भूकंप को टोटल कितने जोन में बांटा गया है, तो 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें कि P, S, L और आपका V होता है। देखिए P का वेलोसिटी जो होता है ये 8 किलोमीटर पर आपका जो है सेकेंड होता है, जबकि S की बात करेंगे तो ये आपका 4 किलोमीटर आपका पर सेकेंड होता है। L और S का जो है किसी भी L और V का आपका जो है इसका कांस्टेंट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, ये आपका जो है फ्लक्चुएट करता है। तो ध्यान रखेंगे भूकंप के दौरान मुख्य प्रतिघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो निम्न आवृत्ति की अपसरबी तरंगी उत्पन्न होती है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, ये आपको पर बताना है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान रखेंगे कौन सी निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है। देखिए पत्तियों में जो फ्लोएम आपका होता है जिसमें कि चालनी नलिकाएं भी पाई जाती है और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण से जो भी चीज़ों की प्राप्ति होती है पौधों के लिए लाभदायक, ये सभी जो है ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के द्वारा आपका किया जाता है। तो पत्तियों में फ्लोएम कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ जो है पाई जाती है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है।
और क्लोरोफिल में आपके मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होता है, तो ये आपके लाल प्रकाश में अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है, ये आपको पर बताना है। देखिए सहजीवी संबंध का उदाहरण कौन सा है, ये आपको पूछा जा रहा है। सहजीवी की फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल और जो कवक आपका है ये सहजीवी के अंतर्गत आपका आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी का संबंध का उदाहरण है, तो शैवाल और आपका कवक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इनमें से धातु है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हमेशा आपको याद रखना है, इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें कौन धातु है। तो देखिए धातु की अगर हम बात करेंगे तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये आपके धातु के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा धातु है। तो यहाँ पर देखिए आपका सोडियम जो दिया गया है धातु है। सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है, इसका अगर लिखेंगे तो 2, 4 आपका 1 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये आपके धातु के अंतर्गत आएगा, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि शुद्ध पानी का पीएच मान क्या है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, तो ये आपका होता है 7, क्योंकि जो शुद्ध पानी होता है ये आपका उदासीन होता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और देखिए शुद्ध पानी में जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जबकि हम लोग दैनिक जीवन में जो पानी हम लोग पीते हैं मिनरल वाटर, इसमें अन्य कई सारे खनिज मिले होते हैं, लवण मिले होते हैं, अशुद्धियाँ मिले होते हैं, इन्हीं कारण से ये विद्युत धारा को फॉलो करती है। लेकिन जो शुद्ध वाटर होता है हमारा डिस्टिल वाटर होता है, इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे तो विद्युत धारा का फॉलो आपका नहीं होता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि ऑटोटॉमी और पुनर्जनन अच्छी तरह से चिन्हित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ऑटोटॉमी और पुनर्जनन अच्छी तरह से चिन्हित है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा इचिनोडर्मेटा, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इचिनोडर्मेटा, डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेगा जो कि डायरेक्टली आपको याद रखना है, तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना, ऑटो कहा जा रहा है कि टॉमी और पुनर्जनन अच्छी तरह से चिन्हित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इचिनोडर्मेटा, डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आपको रिपीट करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता के पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में सत्य है। देखिए प्रश्न को समझिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में सत्य है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखेंगे तो ध्यान पड़ते ही आपको आंसर पता चल गया होगा कि आर्द्रता पड़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है आपका घट जाता है। मान लिया जाए कि वायुमंडल में जो है नमी की मात्रा हो जाए तो वाष्पीकरण की जो दर होती है आपका घट जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में देखेंगे या फिर हवा जब चलता है तो वैसे केस में अगर देखा जाए तो आर्द्रता की जो है मतलब वाष्पीकरण का जो दर आपका होता है ये आपका फ्रेंड्स बढ़ जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि एक गाड़ी का ऑडियोमीटर क्या मापता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाड़ी के ऑडियोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो देखिए दोस्तों एक गाड़ी के ऑडियोमीटर द्वारा आपका गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। एक आपका होता है स्पीडोमीटर, देखिए स्पीडोमीटर से जो है कितने आप जो है स्पीड गाड़ी ड्राइव कर रहे हो इसका इंडिकेट किया जाता है स्पीडोमीटर के द्वारा। जबकि हम बात करेंगे तय की गई दूरी को कौन मापता है, तो ये आपका ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में कौन सी क्रांति ने कहा जा रहा है कि खदानों उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया है। तो देखिए आप देखेंगे तो जो है कहा जा रहा है कि खदानों उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति के क्षेत्र में फ्रेंड्स देखा जाए तो खदान उत्पादन में जो है मैक्सिमम बढ़ावा देखने को मिला, और सबसे उच्चतम अगर हम बात करेंगे तो गेहूं के क्षेत्र में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है जो कि अमेरिका के थे। जबकि हम बात करेंगे भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इतने पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में कल भी मैंने इसको कवर कराया है और बिल्कुल आपके क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए। तो आप देखेंगे तो आपका नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है 78% पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03% आपका पाया जाता है। वही साथियों ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये आपका 21% पाए जाते हैं। तो प्रश्न हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.0 आपका 3%, ये हमारा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है,
कहा जा रहा है कि मोल इकाई है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोल जो है फ्रेंड्स किसकी इकाई है, तो देखिए पदार्थ की मात्रा की जो इकाई होता है मोल होता है, जिसे हम लोग MOL के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। पदार्थ का घनत्व का आपका जो है रेडियन होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से क्लियर रखिए, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी डैश। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए कहा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी डैश। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंकुरित बीज में जो है अधिक होगी, ये साथियों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका देखिए जीके का आपका पेपर आपका कंटिन्यू होता है। तो यहाँ तक आपका साइंस का दिया गया था जो कि कवर आपका हो गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। देखिए मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश के नाविकों द्वारा प्रयुक्त किया गया था, तो ये किया गया था आपका यूनान के द्वारा। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। यूनान के द्वारा सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है साथियों। प्रश्न में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए, ठीक है, राष्ट्र संघ के विचार के लिए कहा जा रहा है कि कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे, ये आपको मेरे बताना है। तो राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन सी अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन। ध्यान रखेंगे वुडरो विल्सन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नवालिस। ध्यान रखेंगे कर्नवालिस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति था। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको रिपीट करते रहना है, सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी। और शिक्षा भी आपका है, गरीबी भी है, मतदान का दुरुपयोग, ये सभी से आपका क्या होता है कि लोकतंत्र ये डेमोक्रेसी जो हमारे हैं इसमें आपका जो है बाधा उत्पन्न होता है। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 99.99 केस में अगर देखेंगे उपर्युक्त में से आपका सभी वाला करेक्ट होता है। अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है तो इनमें से आपको सभी लगा देना है, अगर नहीं भी आपको आए तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा है, गरीबी है, मतदान का दुरुपयोग है, ये सभी आपका है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया। देखिए तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि तेलुगु स्वाभिमान का नारा, ये बताना है आप सभी लोगों को, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि अमेरिका में राजभाषा को क्या कहा जाता है। अमेरिका में राजभाषा को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो अमेरिका में राजभाषा को कहा जाता है सीनेट। अमेरिका में राजभाषा को क्या कहा जाता है, तो सीनेट कहा जाता है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे अमेरिका में राजभाषा को सीनेट कहा जाता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था, ये आपको पर बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए साइमन कमीशन जब भारत आए थे इनका जो है पुरजोर तरीका से विरोध भी किया गया था, क्योंकि इसमें केवल जो है 7 आपका अंग्रेज थे। इन्हीं कारण से जो है आप देखेंगे तो इसका जो है पुरजोर तरीका से विरोध किया गया था, जिसमें कि लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु भी हुई थी। तो आपको बताना है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, ये आपको बताना है। देखिए डेट आपको सामने दिया गया है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था। इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखेंगे आप लोग। साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो 3 फरवरी 1928 को आया था, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो किस वर्ष हिटलर ने वार्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया। बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस वर्ष हिटलर ने वार्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1936 में जो है वार्साई की संधि को जो है ये आपका अस्वीकार कर दिया था। तो बी आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है। देखिए बाघ परियोजना की शुरुआत फ्रेंड्स बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। बाघ परियोजना के बारे में बताना है, इसकी शुरुआत कब हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि 1917 ईस्वी में कौन से देश प्रथम, कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध में से
अलग हो गया था। देखिए 1917 में, चूँकि आप देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ये आपका जो है 1914 में आपका हुआ था, और जो कि आपका जो है 18 तक आपका चला था। तो प्रश्न में कहा जा रहा है, और इसी के दौरान क्या है कि जब आपका 1917 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका शुरू हुआ था, तो इसमें क्या था कि रूस जो है ये आपका अलग हो गया था, 1917 में अलग हो गया था। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आपका रिपीटेड आपका है, ध्यान रखेंगे। तो आपको पूछा जा रहा है कि जो हमारा कौन सा देश अलग हुआ था, तो आपका रसिया हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे आप सुनो कि पहला वर्ल्ड वार आपका कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करेंगे तो ये आपका 1939 में आपका हुआ था, जो कि आपका 45 तक आपका चला था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर आपका है, ये आपको बताना है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की साथियों बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC में। कहाँ पर आपका है, वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया गया है और इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका पिदूर ता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा पिदूर तालगाला, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि देखिए विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि नेपाल के अंतर्गत आपका स्थित है। और भारत की बात करेंगे तो ये आपका K2 हो जाएगा, जिसे हम लोग गाइडविन आइंस्टीन भी कहते हैं। अगर आपको दूसरा पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, तो K2 है, जिसे हम लोग गाइडविन आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, जो हमारे भारत के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि टाटा आयरन एंड कहा जा रहा है कि कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कहा जा रहा है कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। ये साथियों आपके ओडिशा राज्य के अंतर्गत स्थित है। देखिए कटक के बारे में अगर पूछा जाता है तो कटक आपके ओडिशा राज्य के अंतर्गत है। देखिए हीराकुंड परियोजना जो कि महानदी पर निर्मित है, ये भी आपके ओडिशा राज्य के अंतर्गत है। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, तो ओडिशा में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। बताइए राइट आंसर क्या होगा, 1/4, आधा, 3/4, 2/3। तो पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/4, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि इनमें से कौन सा मोटे अनाज है, ये आपको बताना है। देखिए इनमें से कौन सा मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। देखिए मोटे अनाज के अंतर्गत जो आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ज्वार, बाजरा और ये आपका रागी, ये सभी आपके मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना, मोटे अनाज के अंतर्गत आपका ज्वार आता है, बाजरा, रागी, इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। देखिए इनमें से कौन सा देश है जिन्हें कि सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यूगोस्लाविया, ध्यान रखेंगे, यूगोस्लाविया आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि विविध खेती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। विविध खेती क्या है, ये आपको बताना है। देखिए विविध खेती की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा खेती का जो प्रकार होता है, इसी को हम लोग कहते हैं विविध खेती, या इसे हम लोग जो है फसल चक्रण के नाम से जानते हैं। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा TN आपका सेशन आपका हो जाएगा। और देखिए चुनाव आयोग का जो चर्चा किया गया है, ये आपका आर्टिकल 324 से लेकर के आपका जो है 329 तक राष्ट्रीय चुनाव आयोग का चर्चा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न की जो है सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपका TN सेशन आपका हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा मानसीराम में सबसे अधिकतम वर्षा जो है ये आपका होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, पूछा जाता है गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, ये साथियों आपके मेघालय के अंतर्गत आपका है, ध्यान रखेंगे।
और सबसे अधिक जो वर्षा होता है ये यहीं पर आपके होते हैं। बिहार में अगर हम बात करेंगे सबसे जो है कम वर्षा कहाँ पर होता है, तो ये गया के अंतर्गत जो है सबसे कम वर्षा होता है, ध्यान रखेंगे। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है, तो मानसीराम आपका हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर से जितनी भी आपका क्वेश्चंस दिया गया था इसको इस क्लास में हम लोगों ने कवर किया हुआ है, जो कि आपके टॉप लेवल के सभी क्वेश्चंस आपका था। तो इसको आप सभी लोग प्रिपेयर रखिए। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।